नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम रीजनिंग के अंतर्गत दो धांसू प्रश्न लेकर आए हैं जो कि संबंधित है पर्याप्त कथन से। और पर्याप्त कथन वाला ये जो चैप्टर है ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे रीजनिंग के चैप्टर समाहित है। और पर्याप्त कथन वाला ये प्रश्न संबंधित है रैंकिंग टेस्ट से, यानी रैंकिंग टेस्ट से दो प्रश्न है जो कि पर्याप्त कथन वाले हैं। तो इन कठिन प्रश्नों को हम हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और ये प्रश्न दोनों ही धांसू प्रश्न है और वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्न को हम लोग। प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा, दिए गए प्रश्न को पढ़े, निर्देश आप पढ़ लीजिए, ऐसा ही लिखा रहता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहीं पे ध्यान देना है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। यानी ये प्रश्न जो है इतना बड़ा 2 लाइन का, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त, यानी ये तो जानकारी है 2 लाइन की, ये पर्याप्त नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक विकल्प जोड़ दिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सके, ऐसा निर्देश में लिखा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं, इस फालतू लाइन को यहां से हटाते हैं ताकि हम स्पष्ट रूप से पढ़ सके और चित्र बना सके। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सुधाकर रमेश से लंबा है। तो लंबा वाला जब प्रश्न आता है तो हम लोग ऐसा ही कुछ बना देते हैं, लंबा वाले को ऊपर लिखते हैं और छोटा वाले को नीचे लिखते हैं। तो सुधाकर रमेश से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुधाकर जो है, डार्क कर दे, सुधाकर जो है किससे लंबा है, रमेश से। सुधाकर जो है रमेश से लंबा है, तो बन गया लंबा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बताया गया है कितना लंबा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ नहीं बताया गया है, बस लंबा है। चाहे 1 सेंटीमीटर लंबा हो, चाहे 1 दिन बड़ा हो, ये नहीं बताया गया है कितना लंबा है, यानी कितना सेंटीमीटर लंबा है। और राजेश सुधाकर से छोटा है। अब देखिए यहां पे लाइन फंसाने वाली है, राजेश जो है सुधाकर से क्या है, छोटा है। तो कुछ लोग यही पे लिख, अगर आप राजेश लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत लोग ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि ये कह रहा है कि राजेश जो है सुधाकर से छोटा है। तो राजेश सुधाकर से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है ये नहीं लिखा है इसमें, इसलिए आपको अपने मन से इसमें ये नहीं दर्शाना होगा कि राजेश इस समय लोकेशन उसका क्या है। तो राजेश जो है क्या सुधाकर से 1 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, या हो सकता है कि 40 साल छोटा हो, इतना छोटा हो कि रमेश से भी नीचे आ जाए। यानी राजेश यहां भी हो सकता है कि रमेश से नीचे हो जाए, या बस थोड़ा सा छोटा होगा तो बस सुधाकर से थोड़ा सा नीचे होगा, रमेश से नीचे नहीं होगा। यानी कि यहां भी हो सकता है फिलहाल में राजेश, और यहां भी हो सकता है। इस फंडे को दिमाग में रखिएगा। और ऐसा कंफ्यूजन वाला जब लाइन है तो ऐसा ही कुछ बना के हम लोग फिलहाल में राजेश को इसी के बराबर लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि राजेश इसके बराबर में है कि इससे थोड़ा सा बड़ा है रमेश से, कि रमेश से थोड़ा नीचे है। तो कंफ्यूजन है, तो हम लोग बराबर में लिख रहे हैं, या बस समझिए कि पेंडिंग में है राजेश। सुधाकर से तो नीचे है, लेकिन कितना नीचे है हमें पता नहीं है। इस व्हाइट बोर्ड से भी नीचे है, इस टच बोर्ड से कितना नीचे है हमें पता नहीं है। तो अब हमसे पूछा इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बता सकते हैं कौन है। अगर बहुत ज्यादा सुधाकर से छोटा हुआ कई साल तो हो सकता है सबसे छोटा राजेश हो, और थोड़ा ही बहुत छोटा होगा तो हो सकता है कि रमेश ही छोटा निकले। यानी रमेश और राजेश में से कौन सबसे छोटा है ये नहीं बताया जा सकता, इतना तो कंफर्म नहीं होगा क्योंकि दोनों से ही बड़ा है, लेकिन इन दोनों में कौन छोटा है ये नहीं बताया जा सकता है। अब देखिए पहली लाइन को जानकारी जोड़ के क्या बताया जा सकता है, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। तो रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, ये तो क्लियर ही है। सबसे लंबा तो अगर होगा तो सुधाकर ही, ये कंफर्म है। तो इस जानकारी को तो कोई फायदा नहीं है, ये नहीं बता, इस जानकारी को जोड़ भी देंगे तो नहीं बताया जा सकता है कि इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि पहले से ही पता है कि रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं बल्कि छोटा है सुधाकर से। सबसे लंबा व्यक्ति तो सुधाकर है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। तो सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है तो क्लियर है, क्योंकि सुधाकर सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो इस जानकारी को जोड़िए या ना जोड़िए ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सबसे छोटा है। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। अब देखिए राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है तो ये तो पता ही था, क्योंकि सुधाकर सबसे लंबा व्यक्ति है। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं, ये तो पता ही है राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं, क्योंकि सबसे लंबा व्यक्ति तो सुधाकर है।
तो इस जानकारी से भी नहीं बता पाएंगे कि सबसे छोटा कौन है, यानी कि हमारा आंसर होने वाला है डी। कैसे? तो राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। राजेश सबसे छोटा का मतलब राजेश यहां पर नहीं रहेगा। तो जब यहां पर नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? यहां नीचे, रमेश के नीचे नहीं रहेगा तो सुधाकर के ऊपर तो रह नहीं सकता क्योंकि सुधाकर से छोटा है। इसलिए क्लियर हो गया कि राजेश कहां रहेगा? यहां रहेगा। कहां रहेगा राजेश? यहां रहेगा। क्यों रहेगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कह दिया कि राजेश सबसे छोटा नहीं है। जब सबसे छोटा नहीं है तो रमेश से ऊपर ही रहेगा। और ये भी नहीं कह सकते कि रमेश के बराबर में भी तो हो सकता है। ऐसा भी कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि रमेश के बराबर भी तो हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि कह रहा है कि सबसे छोटा नहीं है का मतलब सबसे छोटे लोगों में नहीं है। यानी कि यहां पे लिख देने का मतलब राजेश उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो सबसे छोटे हैं। तो राजेश सबसे छोटा नहीं है, इसलिए रमेश से ऊपर ही रहेगा। यानी सबसे छोटा कौन है? तो रमेश है। तो यानी कि इस जानकारी को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यह बताया जा सकता है कि सबसे छोटा कौन है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में थोड़ी बहुत आई होंगी। नहीं आई होंगी तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखिए आंसर है डी। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऐसा ही कुछ है लेकिन वृत्त क्रम की अवधारणा पर यह प्रश्न आधारित है। देखिए इसमें फिर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें, यानी कि पहले पढ़ें फिर निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता। ठीक वही पिछला वाला प्रश्न का निर्देश है। यानी ये प्रश्न है इतना बड़ा और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसमें जो जानकारी है वो पर्याप्त नहीं है। तो एबीसीडी में से कौन सी जानकारी इसमें जोड़ दिया जाए कि प्रश्न का उत्तर हम लोग दे पाए, यानी पर्याप्त कथन वाला ये चैप्टर है। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग जूम करते हैं, इस फालतू जानकारी को यहां से हटाते हैं और फिर आराम से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न, दो लड़के कौन कौन? तो अल्पेश और ध्रुवित, और दो लड़कियां सगुना और वंदना। यानी दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं। लड़के कौन है? तो अल्पेश और ध्रुवित। लड़कियां कौन है? तो सगुना और वंदना। अब कहानी यहां से शुरू हो रही है कि एक समूह एक गोल मेज पर चारों ओर बैठे। तो चार लोग हैं, तो जब भी चार लोग रहे, तो मैंने बताया था सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में कि जब चार लोग रहे तो प्लस बनाना चाहिए। चार लोग जब रहे, थोड़ा सा मैं इधर खसका दूं कि इधर थोड़ा सा चमकता है। चार लोग जब रहे तो आप क्या करिए? प्लस बना दिया करिए। चाहे तो वृत्त बनाइए या ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस बनाने से आमने सामने वाली बात क्लियर हो जाती है। आपको शौक है तो वृत्त भी इसके आगे आजू बाजू में बना सकते हैं। और सभी का मुंह अंदर की ओर है, जैसा कि समांतर केंद्र की ओर होता ही है प्रश्नों में, तो ये भी कॉमन बात है। और उनके बीच दूरी बराबर दूरी है, तो बराबर दूरी तो हम लोग बनाने के शुरू से ही आदती है, ये भी कॉमन बात है। अब यहां से मेन लाइन कहां से शुरू हो रही है? अब यहां से मेन लाइन शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में है, तो यहां हम लोग कहीं बना लेते हैं। अल्पेश डार्क कर देते हैं इसे। अल्पेश जो है किसके किसके बीच है? ध्रुवित और सगुना, तो इधर बना लेते हैं हम लोग ध्रुवित, और इधर बना लेते हैं सगुना। डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे। सगुना यानी अल्पेश के एक साइड में ध्रुवित है, एक साइड में सगुना है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में है, तो याद रखिएगा जब भी बीच कहता है यानी कि अल्पेश इन दोनों के बीच में है, ऐसा कहा गया है। यानी ध्रुवित यहां भी हो सकता है, सगुना यहां भी हो सकती है, इसलिए हम लोग अलग कलर से यहां लिख देते हैं ध्रुवित, क्योंकि ध्रुवित यहां भी संभव है। और जब ध्रुवित यहां होगा तो सगुना यहां भी संभव है। कैसे है आप समझ रहे होंगे। अब एक ही जगह बचा है और एक ही व्यक्ति बैठने से बचा है, वो है वंदना। तो हम लोग वंदना को फिर उसी कलर से लिखा जाए, क्यों अलग कलर से लिखा जाए? वंदना, यहां बिंदु लगाते हैं वंदना, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें वंदना। अब देखिए प्रश्न क्या है? वंदना के तत्काल बाईं ओर, वंदना के तत्काल किधर? बाईं ओर कौन है? किसके बाईं ओर? वंदना के बाईं ओर कौन है, यही प्रश्न है। तो देखिए क्या हम लोग उत्तर दे पा रहे हैं? वंदना के बाईं ओर कौन है? तो वंदना
इधर चेहरा करके बैठी होगी ऐसे, यानी ऐसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बायां हाथ ये होगा। जब वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा पलट कर सोचिएगा, ऐसे अपना चेहरा अपने मोबाइल से अपोजिट करके सोचिएगा, यानी बायां, यानी कि ये होगा। इधर पूछ रहा है वंदना का बायां, लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बायां यही है, वंदना का बायां हाथ इधर ही होगा और इधर दायां हाथ होगा। तो इससे नहीं मतलब है, इसको क्यों बनाया जाए। तो वंदना के बाएं कौन है ये बता पाएंगे आप लोग? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं कि बाएं सगुना भी हो सकता है, बाएं ध्रुवित भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। कोई क्लियर नहीं, यानी कि वंदना के बाईं ओर सगुना होगा कि ध्रुवित होगा, ये क्लियर नहीं है। इसी को क्लियर करने के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प की जानकारी जोड़ दी जाए कि इस प्रश्न का उत्तर दे दें, यहीं से प्रश्न हमारा शुरू होता है। पहली जानकारी जोड़ के हम लोग चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छा लगने लगा दिया जाए। वंदना अल्पेश के सामने बैठी है। वंदना अल्पेश के तो सामने बैठी ही है, ये जानकारी पहले से ही फिक्स है। इसके बावजूद भी हम लोग नहीं बता पा रहे कि वंदना के बाएं साइड में कौन है, सगुना है कि ध्रुवित है, नहीं बता पा रहे, यानी ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। ध्रुवित सगुना के सामने है, ध्रुवित तो सगुना के सामने रहेगा ही। इधर सगुना रहेगा तो इधर ध्रुवित, और इधर सगुना रहेगा तो इधर ध्रुवित, यानी आमने सामने तो उनको रहना ही रहना है। इसके यानी कि इसके बावजूद ध्रुवित इधर रहेगा तो सगुना बाएं हो जाएगी, और सगुना इधर रहेगा तो ध्रुवित बाएं हो जाएगी, यानी क्लियर नहीं हो सकता इसके बावजूद भी कि बाएं वंदना के ध्रुवित है कि सगुना है। दूसरा भी फेल हो गया। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं है, ध्रुवित जो है अल्पेश के तुरंत दाएं है, यानी अल्पेश के दाएं कौन है, ध्रुवित है, क्लियर हो गया। याद रखिए, ये गोले में मैं घेर रहा हूं, अल्पेश के दाएं है, क्लियर हो गया। जब ध्रुवित दाएं है तो बाएं कौन है, सगुना। इसको मैं गोले में घेरता हूं, यानी ये यहां से अब हटना पड़ेगा, इनको यहां से सगुना को हटना पड़ेगा, और ये क्लियर हो गया कि अब बाएं साइड में ध्रुवित है। हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ध्रुवित, यानी कि कल अल्पना क्या नाम, वंदना के बाएं कौन है, ध्रुवित है। लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा कि कौन है, लेकिन हमारी जानकारी, आंसर इसी जानकारी को जोड़ देने से मिल गया, यानी हमारा आंसर ऐसी। परीक्षा में समय नहीं रहता है तो आप आगे बढ़ जाइएगा सी को टिक कर, हमारे पास समय, तो इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, तो ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, बल्कि अगल बगल नहीं बैठे हैं, बल्कि आमने सामने बैठे हैं। तो ये जानकारी भी जोड़ने से हमें उत्तर नहीं मिल पाता कि वंदना के बाएं कौन है। यानी कुल मिला के हमारा उत्तर हो गया विकल्प सी। तो दोस्तों, आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।